नमस्कार, मैं हूं ताजिल गोलमई और आप देख रहे हैं FIR। आज के शो में हम कुछ पुलिस वालों के ही खिलाफ FIR दर्ज करेंगे जिन्होंने एक IIT कानपुर के इंजीनियरिंग छात्र की जिंदगी बर्बाद कर दी, और साथ ही हम डाकू राम बाबू गडेरिया के खिलाफ एक FIR दर्ज करेंगे क्योंकि इस डाकू ने कुछ पुलिस वालों के सर पर ही इनाम रख दिया है। तो आइए दर्ज करते हैं इस हफ्ते की FIR। FIR का सबसे पहला मामला उसका ताल्लुक है कानपुर के IIT के एक इंजीनियरिंग के छात्र के साथ। यहां पुलिस की लापरवाही की वजह से इस छात्र का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। आखिर ये कोताही किस अधिकारी ने बरती, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव शर्मा। हर किसी की जिंदगी में शादी नई शुरुआत होती है। प्रमीत नरूला के लिए भी 13 अक्टूबर 2002 का दिन ऐसी ही खुशियां लेकर आया। IIT कानपुर से एयरोनॉटिकल इंजीनियर प्रमीत की शादी दिल्ली की रहने वाली जसप्रीत से हुई और शादी के बाद भी दोनों ने अपनी जिंदगी हंसते खेलते शुरू की। लेकिन प्रमीत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक अच्छी नौकरी की तलाश में प्रमीत की किस्मत उसे एक ऐसे दोराहे पर ले आई जहां से उसके और जसप्रीत के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए और बात तलाक तक आ पहुंची। शादी के करीब 1.5 साल बाद अदालत में तलाक का केस आया। साथ न रह पाने की बात पर प्रमीत और जसप्रीत ने आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी। मामला चल ही रहा था कि 2 जून 2004 की रात पंजाबी बाग एक्सटेंशन के इसी मकान के पहले फ्लोर पर रहने वाली प्रमीत की सास लवजीत ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पंजाबी बाग थाने की पुलिस पहुंची। लवजीत कौर के पति जसविंदर के बयान के मुताबिक मेरी पत्नी डिप्रेशन की मरीज थी और रात में वो अचानक बाथरूम में चली गई। जब धुआं फैला तो हम लोगों ने जाकर दरवाजा खोला और आग बुझाई। लवजीत के भाई दलजीत के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला ही माना, लेकिन घटना के 8 दिन बाद पंजाबी बाग थाने ने प्रमीत के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। घर वालों के मुताबिक प्रमीत ने घटना की रात अपने ससुराल में फोन कर अपनी सास को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने रात को फोन किया, उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, ये बात ठीक है? प्रमीत के मुताबिक उस रात पहले उसके पास ससुराल से 3 फोन आए और उसने बात जानने के लिए वापस फोन किया। उसके बाद प्रमीत के लिए कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगाना रोज की बात हो गई। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए IIT का ये स्कॉलर सब कुछ छोड़ दलीलों में उलझता चला गया। हालांकि पंजाबी बाग पुलिस मामला दर्ज करने के बाद भी धारा 306 को लेकर असमंजस में थी, लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पंजाबी बाग थाने ने हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते की कॉपी पेश की। इस समझौते को अंजाम देने में दोनों पक्षों के 7 लोग शामिल हुए। 10 जुलाई को हुए समझौते के मुताबिक प्रमीत को 2 अलग-अलग किश्तों में 8,50,000 रुपए देने को कहा गया और इसकी एवज में मामला वापस लेने और गिरफ्तारी न किए जाने की बात कही गई। मजे की बात यह कि पुलिस ने यह भी नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर धारा 306 का आरोपी बनाने के बाद ससुराल वाले मामला क्यों वापस ले रहे हैं। उल्टे उसने जांच से बचने के लिए इसे फटाफट अदालत के सामने पेश भी कर दिया। 306 जो इन्होंने ऑफेंस बनाया, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसलिए इसका कॉम्प्रोमाइज तो हो नहीं सकता, ठीक है, लॉफुली। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन पे बैठ के कंप्लेनेंट पुलिस वाले सब एक तरफ होके एक्यूज को प्रेशराइज करते हैं कि आपका कैरियर खराब हो जाएगा, कि उनके मामा जी जो उस टाइम गए थे वहाँ पे उनसे साइन करवाते हैं कि हम 4,20,000 और दे देंगे, ये टोटल गलत है। ऐसी बात सामने आने पर जसप्रीत के वकील ने कोर्ट में पेश इस समझौते को ही खारिज कर दिया। उनके मुताबिक पुलिस ने दबाव डालकर ये समझौता कराया, यानी पुलिस की भूमिका संदेह में तो है ही। ये इन्होंने राइटिंग वगैरह लिखकर दी, फैसला किया, ये पुलिस का इन पर इतना दबाव था कि इन्होंने मान लिया और लिख करके दे दिया। लेकिन इस पूरे मामले में पंजाबी बाग थाने की पुलिस की जांच यूं ही संदेह के घेरे में नहीं रही। कुछ ऐसा भी था जिसे अदालत की नजरों से छुपाया गया और जिसे पेश करना जरूरी था।
पुलिस ने अदालत में मामला पेश करते समय जानबूझकर 2 चालाकियां की। पहला, मौका वारदात के फोटो लगाने की जगह पुलिस ने प्रमीत की शादी के फोटो लगा दिए और इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, घटना के दिन जसप्रीत के घर पहुंचे जांच अधिकारी ने घटना की रिपोर्ट DD नंबर 19A में दर्ज की, जिसके मुताबिक लवजीत 2 साल से डिप्रेशन की मरीज थी और लड़की के तलाक के मामले से परेशान थी। इसी के मुताबिक जांच अधिकारी ने मौके के फोटो भी करवाए थे और इन्हीं फोटो और जानकारी को पुलिस ने अदालत की नजरों से छुपा लिया। 1.5 साल तक पुलिस इसे छुपाए रही, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद प्रमीत ने इसे हासिल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये पुलिस की गलती थी या चालाकी। ये DD नंबर 19A क्यों इतनी इम्पोर्टेंट रही और क्यों नहीं पेश की गई? क्या इस पर आपने कभी कुछ ध्यान दिया? नहीं, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो पुलिस का वो है। पुलिस ने तो बल्कि इनसे और भी कई कागजों पे साइन करा के रखे हुए हैं। अदालत की चौखट पर न्याय की आस लिए IIT का ये स्कॉलर पुलिस की उस जांच का शिकार है जिसके लिए हर मामला एक फाइल से बढ़कर कुछ नहीं। बस यही देख रहे हैं कि मतलब इस जुडिशियल सिस्टम में मतलब कि एक चीज तो जरूर सामने आनी चाहिए कि भाई हमेशा यही नहीं होता कि कंप्लेनेंट ही विक्टिम होता है, विक्टिम एक्यूज भी हो सकता है। पुलिस की गलतियों को देखने के बाद इलाके के आला अफसर भी हैरानी में पड़ गए। अगर लगता है कि कहीं उस पे इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी अगर लेकुना हुआ है, सर्टेन उस पे हम दोबारा जांच किया जा सकता है और जो भी रेक्टिफिकेशन करना है और जिसको जिम्मेदारी फिक्स रिस्पॉन्सिबल करना हम जरूर उस पे हम नजर डालेंगे और टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। शायद प्रमीत अकेला ना हो जो पुलिस की चलताऊ जांच की चोट खाया हुआ हो। वो कसूरवार है या नहीं, ये पूरी तरह से अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वक्त रहते पुलिस ने कुछ अहम सवालों के जवाब तलाशे होते तो शायद ये पूरा मामला ही कुछ अलग रुख लिए हुए होता। दिल्ली से राजीव शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब FIR में उस वकील के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं जिसने अपने मुवक्किलों के हक के लिए लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन उनके लिए एक ऐसा खूनी जाल बिछाया जिसमें 3 लोग मौत के घाट उतर गए। आखिर ये वकील है कौन, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन गोयल। रातों रात मालामाल होने की जुगत इंसान को किस हद तक गिरा देती है, ये दास्तान इसकी ताजा मिसाल।